नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इजी लीगल। लीगल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबसे इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है और उस पर जो जटिलता की भाषा है कानून की, उसे समझना मुश्किल होता है। तो इजी लीगल में हम यही कोशिश करेंगे कि हम लीगल एस्पेक्ट्स को काफ़ी इजी करके बताएं। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए और इस लीगल गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट और लीगल एक्सपर्ट सुभाष सिंह जी हमारे साथ होंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एक केस है जिसकी बहुत चर्चा हुई। ये नए साल की बात है, सभी लोग जश्न के माहौल में थे। दो लड़कियां भी निकलती हैं अपने घर से और उसमें एक के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद पुलिस उस पूरे केस को किस तरह से डील करती है, उसमें कई सारे सवाल उठे। इसमें दो सेक्शन जो लीगल हैं उनकी बहुत चर्चा हुई। वो थे धारा 304 और 302। तो एक को 302 को तो सब जानते हैं, हत्या का, लेकिन 304 इन्होंने इस केस में लगाई। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस केस को कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये कंझा वाला दिल्ली का एक जगह है जहाँ पे ये डेड बॉडी को पाया गया था, जिसमें जो लड़की थी, अंजलि लड़की थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी और बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी। तो इसमें जो 304 कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है, अमाउंटिंग कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये सेक्शन है 304 जिसको लगाया गया था। और बाद में हालांकि होम मिनिस्ट्री ने काफी डांटा फटकारा, उसके बाद से 302 भी अब इसमें लगा दिया गया है। तो आम लोगों के मन में भी बहुत आक्रोश था कि ऐसे में जब किसी व्यक्ति की हत्या इतने विभत्स तरीके से हुई हो तो क्या हम 302 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और 304 लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये दोनों सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्डर के लिए ही दोनों सेक्शन है, लेकिन दोनों में मर्डर करने का जो तरीका है, मर्डर करने में का जो इंटेंशन है, उसका फर्क है। इसकी वजह से जो है 302 और 304 लगाया जाता है। 304 मतलब गैर इरादतन हत्या। तो इसमें पुलिस का बार बार कहना था, जब वो 302 को नहीं इम्पोज कर रही थी इसके अंदर, कि उनका कहना था कि कोई मोटिव नहीं है। तो क्या हत्या के पीछे मोटिव ही होगा, ऐसा जरूरी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर जो है 304 का सेक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई हत्या हो जाए, आप किसी की जान ले लें, लेकिन आपका इरादा ना हो कि उसकी हत्या करनी है, तो उसको बोला जाता है कल्पेबल होमिसाइड। और अगर आपका इरादा था कि उसको जान से मार देना है, उस केस में वो मर्डर हो जाता है। तो पुलिस का ऐसा मानना था, चूंकि ये रोड एक्सीडेंट का मामला था और रोड एक्सीडेंट में लड़की जो है गाड़ी के नीचे आ गई, वो फंसी रह गई, और जो लोग गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे उनको पता नहीं था कि कोई फंसा हुआ है और गाड़ी को चलाते हुए चले गए, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो इसलिए पुलिस ये कह रही थी कि हत्या तो हुई है, लेकिन उनका इंटेंशन हत्या करने का नहीं था। इस वजह से कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर जो सेक्शन है वो लगाया था, यानी सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। तो क्या इसमें अब दोनों के दोनों सेक्शन एक साथ लगाए जा सकते हैं? अब बाद में इसमें क्या हुआ कि बाद में जब होम मिनिस्ट्री ने इसमें इंटरफेयर किया, तो इंटरफेयर करने के बाद से होम मिनिस्ट्री ने कहा कि इसमें 302 लगाया जाना चाहिए। उसके लिए जो होम मिनिस्ट्री ने लॉजिक दिया वो ये दिया कि जब वो गाड़ी में सवार थे, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, जो आई विटनेसेस थे उन्होंने भी देखा और बताया कि म्यूजिक नहीं बज रहा था, तो उनको मालूम था कि कोई उनके गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है और उसकी जान जा सकती है। तो उनका इंटेंशन था हत्या करने का, इस वजह से 302 लगाया जाना चाहिए। अच्छा, तो अब ये दोनों धाराएं इसमें काम करेंगी? दोनों काम करेंगे। अब दोनों की व्याख्या जो कोर्ट में होगी वो कोर्ट में साबित किया जाएगा कि इसमें इंटेंशन था या इंटेंशन नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि अगर 304 आईपीसी का सेक्शन लगता है तो इसमें मैक्सिमम 10 इयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है, जबकि अगर यही 302 लगे तो लाइफ इंप्रिजमेंट और यहां तक कि डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, यानी कि आपको जान से मतलब आपकी मृत्यु दंड की भी सजा हो सकती है। तो दोनों सेक्शन, जिसमें हत्या ही मुख्य एक वजह है, मुख्य अपराध है, लेकिन उसमें सजा जो है अलग अलग हो जाता है।
केवल इंटेंशन की वजह से। अच्छा, यहाँ पे फर्क जो पड़ेगा वो सजा के ऊपर पड़ सकता है। जैसा कि पहले भी हुआ है, हिट एंड रन केस बहुत ज्यादा होते हैं भारत में, कई लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। ऐसा ही 2 फेमस केस रहे हैं बहुत बड़े बड़े, जिसके अंदर बिजनेसमैन शामिल थे, और सलमान खान का केस तो रहा ही है। इसमें एक चीज और हुई थी कि कहा तो ये जा रहा था कथित तौर पे कि ड्राइव सलमान खान कर रहे थे, लेकिन बाद में वो केस ड्राइवर पे शिफ्ट हो जाता है कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। इस केस में भी, अंजलि मर्डर केस में भी, मर्डर कहें या मतलब हत्याकांड में मर्डर ही बोलेंगे क्योंकि 302 सेक्शन लग चुका है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इस केस में भी पुलिस को जो है मिसलीड किया गया, तो मिसलीडिंग की भी एक धारा इसमें लग रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है, आमतौर पर भी लोग देखते हैं लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, जैसा कि इसमें भी हुआ। अब आरोपियों ने भी इन्फॉर्म नहीं किया और विक्टिम ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, मिसलीड किया। तो मिसलीड करने के क्या परिणाम होते हैं, ये मैं जानना। देखिए, ऐसा होता है, जैसे हिट एंड रन की बात आपने की है, तो हिट एंड रन में तो ये होता है कि एक एक्सीडेंट हो गया, सामने कोई सड़क पे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान चली गई या वो घायल अवस्था में है, आपने ठोकर मारा और भाग गए। तो इसमें तो साफ साफ कोई इंटेंशन नहीं होता है कि सामने किसी को मारना है या मर्डर करना है, ये इंटेंशन नहीं होता है। वो एक अलग विषय है, कोर्ट ने देखा सलमान खान के विषय को, और वो बिल्कुल अलग विषय है, वो तो मतलब इससे जुड़ा हुआ विषय नहीं। इस वाले मामले में क्या हुआ है कि इसमें 20 साल की एक लड़की फंसी हुई है कार के नीचे। उसमें ये लोग लगातार एक ही जगह पे यू टर्न लेकर के गाड़ी को घुमाए जा रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने, जो आरोपित व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ लोगों को कॉल भी किया है, कॉल करके उनको बुलाया है 4-5 लड़कों को। उसमें से कुछ लोगों ने कार के नीचे देखा है। पुलिस ने जब उनके बारे में जब इंफॉर्मेशन लिया, जब जानकारी, घटनाओं के बारे में जानकारी ली, तो सबसे पहले गलत इंफॉर्मेशन जो पुलिस के अनुसार ये मिला कि ड्राइव कोई और कर रहा था और नाम किसी और का लगाया, क्योंकि जो एक्चुअल ड्राइवर था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उसने किसी और को बता दिया कि वो दूसरा लड़का ड्राइव कर रहा था। तो यहां पे पुलिस को मिसलीड किया गया। वो जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो एक अपराध में भीड़ इकट्ठा हुई थी, यानी कि ये जो अपराध करके आए थे उस अपराध में भीड़ इकट्ठा हुई थी। आईपीसी का सेक्शन 149 डील करता है कि अगर आप अनलॉफुल या किसी भी ऐसे क्राइम के चीज में आप असेंबल होते हो, इकट्ठा होते हो, तो चाहे आपने वहां कुछ किया हो या ना किया हो, आपके इकट्ठा होने मात्र से ही जो है आप इस सेक्शन में जो है आप आरोपी मान लिए जाओगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए 149 आईपीसी सेक्शन को भी लोगों को जानना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी ऐसा कुछ ना करें जिससे कि बेवजह कानूनी पचड़ों में उन्हें फंसना पड़े। तो मतलब अगर ऐसा हो, सपोज किसी ने कोई क्राइम किया, बहुत सारे दोस्ती यारी में ऐसा होता है, क्राइम किया, उन्होंने अपने दोस्त को सजेशन दिया या उस बात की, घटना की जानकारी दी, तो उस व्यक्ति का क्या फर्ज बनता है? वो उसको, जैसा कि यहाँ पे हुआ भी, निधि ने क्या किया, वो क्राइम से स्पॉट से भाग गई क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, अपनी जान बचाने के लिए उसने इस घटना को छुपाया। तो क्या यहाँ पर भी इस तरह की एक हम 2 परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे, इनोसेंट और तो इनोसेंट पर्सन जो है जिसको केवल क्राइम की इंफॉर्मेशन मिली, तो उसे पुलिस को बताना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इस मामले में हुआ, जो एक दोस्त थी निधि जिसका नाम था, वो एक्सीडेंट के बाद से घर भाग के चली गई और उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो पुलिस को उसने बताया जो कहानी, उससे पुलिस कन्विंस हो गई और कन्विंस होने के बाद से माना पुलिस ने कि ये आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है जो घटना घटी है उसकी। तो पुलिस का एफर्ट उस वक्त ये था कि इस पूरे क्राइम में वो इन्वॉल्व नहीं है, वो उसका हिस्सा बन गई है, इन्वॉल्व नहीं है, उसका कहीं से कहीं लेना देना नहीं था। तो पुलिस पहले ये मान के चल रही थी कि चूंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसको एज ए आई विटनेस हम कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन बाद में जैसे ही और इंफॉर्मेशन निधि के बारे में पुलिस को मिला, उसके बाद से ये लगा कि भाई इसमें तो जो है इसकी भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से उसको अभी आरोपित बनाया गया है और आरोपित बना करके जेल में बंद किया गया है। तो ये, अब आपने एक सवाल पूछा कि मान लीजिए किसी की इन्वॉल्वमेंट है या कोई उसमें किसी दोस्त के फोन करने से चला गया है, तो क्या उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? देखा जाएगा कि उसका एक्ट क्या था, उसका इंटेंशन देखा जाएगा। मान लीजिए कि किसी ने अपराध किया हो और उसने अपने दोस्त को फोन किया और अपराध की कोई जानकारी ना दी हो और बुला लिया और उसको अपराध की जानकारी हुई ही नहीं, तो वो नहीं होगा दोषी।
लेकिन अगर उसको अपराध की जानकारी हो गई है, बावजूद वो साक्ष्य को छिपाने में या उसको बचाने में किसी भी तरीके से मदद कर रहा है, तो वो अपराधी है और उसने भी अपराध किया है, ऐसा पुलिस मानती है। हाँ, अगर वो खामोश भी रहा तो उसको इन्वॉल्व, बिल्कुल, अगर किसी भी तरीके से किसी भी अपराधी को बचाने की कोशिश की जाती है, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जाती है, तो वो माना जाता है कि आपने अपराध किया है, अपराध में शामिल रहे। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी यारी दोस्ती में या किसी भी तरह से आप किसी क्राइम के बारे में आपको पता चलता है तो आप बिना डरे पुलिस के पास जा सकते हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहिए। हाँ। तो ये अच्छी बात थी, हमने इजी लीगल में 3 चीजों को समझा कि कौन कौन से सेक्शन, हिट एंड रन केस क्या है, धारा 304 गैर इरादतन हत्या और धारा 302 हत्या, और एक ये 3rd सेक्शन जो आपने बताया, सेक्शन 149। ये सब आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपके साथ भी, आपके सामने भी इस तरह की कोई घटना हो तो घबराएं नहीं, पुलिस को सब कुछ सही से बताएं। अगले इजी लीगल में हम इसी तरह का कोई सब्जेक्ट लाएंगे जो आपको लीगल ज्ञान में आपके बढ़ोतरी करे, आपके लिए उपयोगी हो, फायदेमंद हो। सर, आपने इन सब विषयों पे खुलकर बोला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की ओर से भी और मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।